हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी पे किस किस प्रकार के मंडल मौजूद है और इसके अलावा वे किससे संबंधित है और इस साथ ही साथ उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है और भिन्न प्रकार की बातें इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ वो है पृथ्वी की गतियाँ, कि पृथ्वी किस प्रकार गति करती है, उसमें किस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है और किस प्रकार उसमें भिन्न प्रकार के जो कि मौसम और वर्षों में परिवर्तन, दिन रात में परिवर्तन, इन सब के बारे में हमने देखा था। अब देखिए, अब इसमें हम देखते हैं, इस चैप्टर में देखेंगे कि पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है अर्थात जो भिन्न भिन्न भाग हैं वे किससे संबंधित है और उसमें किस प्रकार की घटनाएं होती हैं और ये पृथ्वी पर जो जीवन जी रहे हैं वे उससे किस प्रकार संबंधित है। देखिए, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार दिन रात होता है, मौसम में परिवर्तन आता है। तो जहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये सब जो तथ्य हैं ये वहीं पर अधिकांशतः उसका मूल्य रहता है। तो ये वही कह रहा है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसा कि भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की जो सतह है ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम पृथ्वी है, दूसरा है जल है और तीसरा जो है वो है वायु। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस सतह जिस पर मनुष्य रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है या भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, वे क्या कहलाती है? वे गैस की परतें होती हैं और उसे क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसके अंदर कौन कौन सी गैस सम्मिलित होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बड़े भूभाग पर जलाशय पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित है। तो पृथ्वी का वे स्थल जहाँ अधिकांश रूप पर जल पाया जाता है जलमंडल कहलाता है। और इसके जल के जो स्वरूप हैं वे क्या है? एक तो बर्फ़ है, एक जल है और जो तीसरा है वो जल वाष्प है। ये सब इसमें सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलती है। तो जो जीवमंडल है एक सीमित क्षेत्र है, वहाँ क्या क्या मिलता है? वहाँ स्थल भी है, जल भी है और वायु भी है, एक साथ वहाँ पे मिलती हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल है क्या? ये देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग, जो ठोस सतह है जिस पे जीव और जंतु रहते हैं वे भूमंडल कहलाता है। यह भूपर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो ये किसका बना होता है? यह जो भूपर्पटी है उसकी चट्टानों एवं मिट्टी की पतली परतों पर ये मिट्टी की पतली परतें ये सब भूमंडल के अंतर्गत आती है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े भूस्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के जो स्थल हैं उसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है महाद्वीप, भूस्थल
और जो दूसरा जो जलाशय है उसे महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी जो भूमंडल है उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। एक होता है महाद्वीप और एक होता है महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो विश्व में जो महासागरीय जो हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो जो समुद्र है, समुद्र का जो तल अर्थात जो समुद्र के अंदर की जो भूमि, जो एकदम निचला स्थल है जहाँ पर भूमि है, वहाँ से जो भी ऊंचाई है पृथ्वी की या फिर पर्वत की, पहाड़ की और भिन्न प्रकार की जो ऊंचाइयाँ हैं वे समुद्र तल के अंदर से ही मापी जाती है। वे जो समुद्र का तल होता है वो एक उसका मापन शून्य होता है, शून्य से ऊपर की तरफ फिर उसे मापा जाता है। ये है ग्लोब। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, अब देखिए उदाहरण के रूप में ये बता रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर ऊंचा है। तो क्या हुआ, जो अब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वे समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर ऊंची है। विश्व का सबसे गहरा जो भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है वह 11,022 किलोमीटर है। एक और उदाहरण के रूप में इन्होंने एक उदाहरण दिया है मेरियाना गर्त का, जो कि प्रशांत महासागर में उसका एक हिस्सा है और इसकी जो गहराई है वे है 11,022 किलोमीटर इसकी गहराई है। महाद्वीप का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। महाद्वीप पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो कौन कौन से 7 महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये जो है ये 7 प्रमुख महाद्वीप है। तो सर्वप्रथम हम एशिया के बारे में जानेंगे। जो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये बिल्कुल पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है एशिया। यह जो द्वीप है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जो कर्क रेखा है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के जो पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो क्या है, एशिया के पश्चिम में ही पश्चिम दिशा की ओर जब जाएंगे तो वहाँ पर एक यूराल पर्वत है। जो यूराल पर्वत है वो इसे यूरोप जो महाद्वीप है उससे अलग करता है, उससे विभाजित करता है। कौन? यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया, जो यूरोप का भाग है और एशिया का भाग है उसको संयुक्त रूप से बोला जाता है यूरेशिया।
और इसके अलावा जो यूराल पर्वत है वो कहाँ पर है, वो एशिया के पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम में है, और ये यूरोप को अलग करता है एशिया से, यूराल पर्वत इसका नाम है। अब अगला जो है वह है यूरोप, एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है वे एशिया से बहुत छोटा है। ये जो महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ये जो महाद्वीप है वे एशिया के पश्चिम में स्थित है। जो अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। अंटार्कटिका वृत्त जो है जो ग्लोब पर जो अंटार्कटिका वृत्त खींचा गया अर्थात जो रेखा खींची गई वो इसी एशिया से होकर गुजरती है। यह 3 तरह की जो जल से घिरा हुआ है। यूरोप इसकी बात कर रहा है, ये 3 प्रकार के जल से घिरा हुआ है। अब देखिए आती है बात अफ्रीका की। जो अफ्रीका है विश्व एशिया के बाद इसका दूसरा स्थान है। सर्वप्रथम सबसे बड़ा एशिया है और जो दूसरे नंबर पर स्थान आता है वे अफ्रीका महाद्वीप का आता है। यहाँ से 3 प्रकार की रेखाएं होकर गुजरती हैं अफ्रीका से। तो ये देखिए ये है विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश। इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो विषुवत वृत्त रेखा है वे अफ्रीका के बीचों बीच से होकर गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का जो ज़्यादातर हिस्सा आता है वह उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। और यहाँ से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं, वे है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। 3 रेखाएं होकर अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरती है, वे है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यहाँ से बीचों बीच होकर गुजरती है। और इसी अफ्रीका में ही है जो सहारा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यहाँ पर पाया जाता है अफ्रीका में। और वो भी कैसा, गर्म रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये उपमहाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये समुद्र से घिरा है, महासागर से घिरा है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पाई जाती है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहीं से अफ्रीका से होकर गुजरती है। आगे आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे पहला हमने यूरोप, और सबसे जो दूसरा पढ़ा था वो पढ़ा था अफ्रीका, और जो तीसरा पढ़ा है वो है उत्तरी अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये दक्षिणी महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। ये देखिए संक्रिय स्थल से, इसे स्थल संधि कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश से की भूमि से जुड़ता है, भूमि से जुड़ता मतलब एकदम एक सपाट रूप में नहीं, भूमि का एकदम सपाट और समतल रूप नहीं, उसका टुकड़ा जो भिन्न प्रकार से एक जैसे नुकीली परत निकाल के या कोई आकृति बनाता हुआ कुछ इस प्रकार सा, तो उसे सक्रा कहते हैं। तो ये एक सक्रिय स्थल से जुड़ता है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से, उसी की बात कर रहा है। उसी को जो संधि होती है स्थल संधि, उसी को पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। पनामा स्थल संधि इसे कहा जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक संकरा भाग दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका है ये महाद्वीप, ये उत्तर एवं
पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और साथ ही साथ ये 3 महासागरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका की बात आती है। ये देखिए, दक्षिण का जो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो ये बता रहा है कि जो दक्षिण अमेरिका है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और साथ ही साथ ये इसका जो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा है वे दोनों ही महासागरों से घिरे हुए हैं। और साथ ही साथ जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ दक्षिण अमेरिका में मिलती है, दक्षिण अमेरिका में है, उसका क्या नाम है? इंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ फैली हुई है। उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक फैली हुई है इंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये देखिए स्थल संधि। स्थल संधि अभी हमने पढ़ी थी। ये देखिए, ये स्थल संधि जो हमने देखा था अभी, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ रहा है। स्थल संधि का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये हमने पढ़ लिया है। और इसी प्रकार जल संधि भी होती है। जल संधि में ये होता है कि जो जैसे कि स्थल संधि में स्थल अर्थात भूमि का टुकड़ा जुड़ता है एक दूसरे इससे, तो स्थल संधि में ऐसा होता है कि दूसरी नदी या दूसरे झील या कोई भी ऐसा दूसरा जल का बहाव होगा, वो पहली से चलते हुए आ रहा होगा और जाके हुए दूसरे जल स्रोत से या जलाशय से वो जाके जुड़ जाएगा, तो उसको कहते हैं जल संधि। भिन्न प्रकार की जल संधियाँ देखने को मिलती है। हालांकि हम ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। तो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे बड़ा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यूरोप या एशिया, क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एशिया ही है, देखा मैंने सही बोला था। तो जो सबसे प्रथम हमने पढ़ा था सबसे बड़ा जो है वे है एशिया, और जो दूसरे नंबर पे दूसरे स्थान पर है वे है अफ्रीका। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ से ये महासागर से घिरा हुआ है तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है और कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध समझ में आ रहा है ना? जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक रेखा जो 0 डिग्री है, ये यहाँ ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो ग्लोब के, और इसको एक तो यूं बांटा गया है, इसे अक्षांशर रेखाएं कहा जाती है, और जो इस प्रकार बांटा गया है वो है देशांतर रेखा है। और इस प्रकार जो बांटी गई है यहाँ पे पूरब का हिस्सा आता है, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और ये
हाँ सॉरी, पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये जो यहाँ से विभाजित है ये इस प्रकार विभाजित है, और एक इस प्रकार विभाजित है, इस प्रकार। ठीक है, इसे कहा जाता है उत्तर, इसे कहा जाता है दक्षिण, इसे कहा जाता है पूरब, और इसे कहा जाता है पश्चिम। तो इसी जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक तो सबसे बड़ा अंटार्कटिका जो है ये एक सबसे बड़ा उपमहाद्वीप है, और साथ ही साथ ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी जो महाद्वीप है इस के मध्य में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। मोटी परत की मोटी जो बर्फ़ होती है उसकी परतों से ढका रहता है, और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो यहाँ स्थायी निवास नहीं है बिल्कुल भी। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ बहुत से जो देश हैं, देशों ने यहाँ पर शोध केंद्र स्थापित किए हैं। क्या किए हैं? शोध केंद्र स्थापित किए हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और इसी में भारत के भी शोध संस्थान हैं। इसके नाम हैं, एक है मैत्री तथा दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। तो पहला जो है वे है मैत्री संस्थान, और जो दूसरा है वे है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जलाशय की। जो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसी वजह से क्योंकि जो पृथ्वी है वे आकाश से और चंद्रमा से और सूरज से देखने में वो कुछ नीली दिखाई देती है। क्योंकि इसलिए क्योंकि जहाँ यहाँ पर पृथ्वी का जो जल है वे पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण वो दूर से नीला दिखाई देती है, इस वजह से उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो जो पृथ्वी का जो स्थल है वह ज़्यादा से ज़्यादा जल से ढका हुआ है, जो कि 71% है। और जो स्थल है जहाँ पर मानव जीवित है या मानव रहता है, तो वे है 29% स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। तो जलमंडल में क्या है? जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर हैं। देखिए क्या क्या है, जल रूप में तो होंगे ही ना, महासागर होंगे, नदियाँ होंगी, वही बात कर रहा है। महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदी, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक महासागर में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। तो जल जो है पृथ्वी पर कितना अधिक है, इसमें बता रहा है कि जो जल है वे है 97%, लेकिन वे इतना खारा है कि जो उसका जो उपयोग है उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। किस कारण? क्योंकि वो बहुत खारा है, उसमें नमक बहुत अधिक है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जो शेष जल बचता है 3% मान लीजिए, वे बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। उसी का कुछ स्वरूप बर्फ़ में है, कुछ हिम नदियों में है, और कुछ भूमिगत जल अर्थात जो ज़मीन के अंदर मौजूद है उस रूप में है। जल का बहुत कम भाग अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है, अर्थात जो जल है उसका बहुत कम भाग अलवणीय
अर्थात जिसमें नमक ना हो। तो बहुत कम भाग ऐसा है जो कि इस रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या है, जलमंडल के प्रमुख भाग है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, गतिशील रहता है अर्थात वह एक जगह टिकता नहीं, वे किसी न किसी रूप में विचरण करते रहता है, मतलब उसमें उथल पुथल चलती रहती है, आगे पीछे इधर उधर। तो उसी में देखिए तरंगों का वर्णन किया गया है। तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। क्या हैं गतियां? तरंग है, ज्वार भाटा है, इसके अलावा महासागरीय धाराएं हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। तो जो महासागर है वे 5 महासागर है। कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन कौन से? सर्वप्रथम प्रशांत महासागर, फिर दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत में ही स्थित है। जो मेरियाना गर्त हमने देखा था अभी, जो कि 11,022 किलोमीटर अंदर तक उसकी गहराई है। तो ये सबसे एक तो ये इसी प्रशांत महासागर में पाया जाता है और ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। उसका 1/3 जो हिस्सा है ये जो प्रशांत महासागर इसमें फैला हुआ है 1/3 हिस्सा में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। जो प्रशांत महासागर है वे लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो क्या है, जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस के अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, यह एक पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरुस्त है। यह अनियमित तथा तंदुरित तटरेखा प्रकृत तोपाश्रय तथा तूफानों के लिए आदर्श स्थित है। तो ये कह रहा है, एक तो ये कह रहा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये तो विश्व का दूसरा महाद्वीप है ही, और इसका ये कुछ एस आकार के अक्षर का है। इसकी जो आकृति कुछ इस प्रकार की है, और साथ ही साथ ये जो किनारे पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के किनारे पर अमेरिका है इसके, और साथ ही साथ पूर्व दिशा की तरफ से ये यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ पे एक तंदुरित मतलब बहुत अधिक कटाव छटाव, ये देखिए कुछ ऐसा।
कुछ इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ का स्थलाकृति जो होती है ना, जो भूमि एक भूमि दूसरी भूमि से ऐसे कुछ जुड़ती है, ये देखिए। तो इसका जो स्थल है वे बहुत तंदुरित आकृति के आधार पर ये जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? यूरोप और अफ्रीका से, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। तो ये स्थल जो बनाता है ये व्यापार के लिए, और जल जो यान आते हैं बड़े बड़े व्यापार के लिए, जैसे कि जो बड़ी बड़ी नावें हो गई व्यापार के लिए, जल पे तोप होती हैं उतरती हैं, तो ये सब उन सब के लिए ये जो तंदुरित रेखाएं बनती हैं, ये रेखाओं द्वारा वो जुड़ता है। तो ये सब एक व्यापार की दृष्टि से बहुत अधिक अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे नाव जो होती है वहाँ रुकती है, उसका ठहराव का स्थान होता है। इसके अलावा माल उतारना, माल चढ़ाना और आवागमन के लिए उसमें आसानी होती है। तो ये वही बता रहा है कि ये एक जो व्यापार की दृष्टि से बहुत एक आदर्श स्थापित करती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यापक महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से, यानी किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये जो हिंद महासागर, पहले तो इसका जो नामकरण है वे जो भारत के नाम पर किया गया है, और साथ ही साथ ये जो उत्तर में एशिया की तरफ से घिरा है, और पश्चिम में अफ्रीका की तरफ से घिरा है, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से घिरा है। ये उसकी भौगोलिक स्थिति है। दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा है। जो दक्षिण महासागर है वे अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। दक्षिण महासागर की स्थिति बता रहा है, भौगोलिक स्थिति। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ये दक्षिणी अक्षांश तक फैला है, अर्थात ये जो है, ये जो दक्षिणी अक्षांश, तो ये इधर तक फैला हुआ है, यहाँ से पूरा। अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। जो अंटार्कटिक महासागर है वे उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। अंटार्कटिक जो महासागर है ये उत्तरी ध्रुव में है सर्वप्रथम, और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। जो प्रशांत महासागर है वे, इसका जो स्वरूप है वे कुछ छिछला है और ये संकरे भाग से जुड़ा है। किससे? अंटार्कटिक महासागर से, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बेरिंग जल संधि किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिक महासागर जो है उसकी प्रशांत महासागर की जो जल संधि के माध्यम से, ये कौन सी बेरिंग जल संधि के माध्यम से इन दोनों का जल संधि होती है या जल का आवागमन होता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोप से घिरा है। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी जो तट हैं वे तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। कौन? अंटार्कटिक महासागर की बात कर रहा है। ये अमेरिका से और यूरेशिया, इन दोनों से घिरा हुआ है। अब देखिए वायुमंडल।
वायुमंडल में ये देखिए ये मंडल है, इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। बहिरीय मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत सी घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो वायुमंडल में ये जो भिन्न भिन्न मंडल हैं, ये इनका महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये देखिए, ये वायुमंडल जो है वे 1016 अर्थात 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को इसकी घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का जो वायु का जो मंडल है वो 1600 किलोमीटर के अंतर्गत है। वायुमंडल का जो इसकी जो ऊंचाई है वे 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसी के अंतर्गत क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, आयन मंडल आता है और बहिर्मंडल आता है। अब देखिए क्या होता है। जो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायुमंडल जो है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 99% भाग किस चीज़ का है? एकदम शुद्ध और शुष्क हवा का, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। आयन की आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है वे 78% क्या है? नाइट्रोजन। और जो ऑक्सीजन है वे है 21%। तथा जो दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो ये सब 1% है। कौन कौन सी गैसें 1% है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए। नाइट्रोजन जो प्राणी हैं, जैसे जो कि पशु पक्षी हो गए, ये सब ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि जो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो नाइट्रोजन क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक कम मात्रा में है, लेकिन ये क्या करती है? पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा अर्थात जो गर्मी छोड़ी जाती है या जो गर्मी निकलती है पृथ्वी के अंदर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो ये पृथ्वी के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, मनुष्य के लिए भी, और जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के
घनत्व में भिन्नता आई। ऊंचाई के साथ क्या हुआ, जो वायुमंडल है उसमें उसकी जो घनत्वता है उसमें भिन्नता आई। यह जो घनत्व समुद्री तट पर सबसे अधिक होता है। ये जो घनत्व होता है समुद्री तट पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। ये जो घनत्व है समुद्री का समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है ये घनत्व, अर्थात जो ये गर्म गैसें होती हैं पृथ्वी के अंदर से उभरती हैं निकलती हैं, उनकी बात कर रहा है, तो ये तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहणों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। हाँ, तो ऊंचे स्थान पर इसीलिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अभी हम यही कह रहे थे, जैसा कि हम जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो तापमान घटता चला जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, कुछ क्षेत्र में अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव महसूस होता है। वायु जो है वे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। वायु जो है वे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु जो कि एक जगह ठहरती नहीं है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे बढ़ती चली जाती है, तो उसी को गतिशील वायु कहते हैं। जीव मंडल, जीव मंडल में क्या होता है, जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यह जो यहाँ जीवों को बहुत सी जो प्रजातियाँ हैं और जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हैं। जीव मंडल के जो प्राणियों को मुख्यतः जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जीव मंडल के जो प्राणधारी हैं उनको दो भागों में विभक्त किया जाता है। सर्वप्रथम जंतु जगत और जो दूसरा है वो है पादप जगत। इन दो भागों में विभाजित किया जाता है जीव मंडल को। पृथ्वी के ये तीन जो परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जो लकड़ी है, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की जो सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जो जल है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है।
यह जो जल है दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो जल प्रदूषण है उसकी बात कर रहा है, जिससे कि जो जल में रहने वाले जीवधारी होते हैं उनको काफ़ी हानि पहुंचती है, जिससे कि उनका जो जीवन होता है प्रभावित होता है और बहुतों का नष्ट भी हो जाता है इसी नुकसान की वजह से। अंडमान निकोबार एक उसी का एक इन्होंने उदाहरण भी दिया है। उद्योगों, तापियों और विद्युत यंत्रों तथा गाड़ियों का जो उत्सर्जन पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कहने का मतलब जो विद्युत यंत्र हैं, इसके अलावा जो गाड़ियों से जो भिन्न प्रकार के जैसे धुएं निकलते हैं और जो भी उत्सर्जन पदार्थ होते हैं वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्रकृति संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। तो इन सब के संरक्षण के लिए किसके लिए जो वायुमंडल है, इसके अलावा जलमंडल है और भूमंडल है, ये प्रकृति संतुलन बनाए रखना इन सब को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। ये सब इसमें सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है और संसाधन का संरक्षण होता है। तो ये अभी के लिए इतना ही। देखिए ये क्या कह रहा है। कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है? बताइए बताइए। एशिया यूरोप को अलग करने वाली यूराल पर्वत। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसका सर्वाधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? याद करिए किसका अधिक वो है, किसकी मात्रा अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड ना, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल, नहीं थलमंडल, अर्थात इसे भूमंडल भी कहते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।